नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1920 की घटनाओं के बारे में, 20 से लेकर 22 तक की घटनाओं के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो है असहयोग आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था और जिसकी पृष्ठभूमि हमें खिलाफत आंदोलन से प्राप्त होती है। खिलाफत आंदोलन खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा के साथ मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था और उसी में असहयोग को रणनीति का एक हिस्सा बनाया गया। इसी को महात्मा गांधी ने, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों से जो उम्मीदें थी वो ध्वस्त हो गई और अब महात्मा गांधी ने असहयोग की नीति को अपनाना शुरू किया और इस आंदोलन का नाम ही असहयोग आंदोलन रखा गया। इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत, वैसे तो मैं ये कहूँ कि पहले से ही हो गई, खिलाफत के साथ ही ये स्टार्ट हो गया था, परंतु एक विधिवत शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। आपको पता है 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम राष्ट्रीय प्रयास 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी अधिवेशन में इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। और आपको बताएं, इस आंदोलन के पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और इसे आप एक कोइंसिडेंस ही समझिए कि गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर पहला पदार्पण है और तिलक चले जाते हैं, मानो वो यूं कह रहे हों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अर्थात अब मैं जा रहा हूं और अब आगे का जो कार्यभार है वो महात्मा गांधी को ही संभालना है। तो 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई और इस आंदोलन को कांग्रेस ने किस तरह से स्वीकृति दी वो देख लेते हैं हम। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। विशेष अधिवेशन, जब विशेष परिस्थितियां होती हैं, किसी प्रस्ताव को पारित कराना होता है, तो उस समय जो अधिवेशन बुलाया जाता था वो विशेष अधिवेशन कहलाता था। तो सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने यहाँ पर अध्यक्षता की है और यहाँ पर पहली बार कांग्रेस के प्रस्ताव को रखा गया। इसके बाद इसको वास्तविक स्वीकृति या यूं कहिए कि इसकी पुष्टि कहाँ कर दी गई, तो दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन हुआ, हम लोग जानते हैं 1929 तक सारे के सारे अधिवेशन जो थे 1885 से लेकर वो सारे दिसंबर के महीने में हुए। तो दिसंबर 1920 को नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का जो रेगुलर अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता की चक्रवर्ती विजय राघवाचारी ने। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास, इन दो व्यक्तियों के नाम मुख्य रूप से लेना चाहूँगा मैं। लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी कह दीजिए। इन लोगों की जो विचारधारा थी वो इस आंदोलन के प्रति कुछ अलग थी। ये लोग इस आंदोलन को इस रूप में नहीं चाहते थे और महात्मा गांधी की नीतियों से कहीं संतुष्ट नहीं थे। और फिर भी आप देख लीजिए कि लाला लाजपत राय को यहाँ पर अध्यक्षता करवा दी गई। और यदि मैं ये कहूँ कि चित्तरंजन दास बिल्कुल नाराज़ थे, बिल्कुल अलग थे इस आंदोलन से, परंतु उनको मनाया गया और चित्तरंजन दास ने ही नागपुर में, जहाँ पर इस आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, नागपुर में प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने ही रखा। उनको मना लिया गया कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं तो गांधी के पहले आंदोलन में आप सहयोग करें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये विरोध में भले ही थे परंतु ये भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के प्रस्ताव का हिस्सा हो गए। जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी जो गांधी की नीतियों से, गांधी के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं थे। वो नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं: एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, एन चंद्रावरकर, जी एस खापर्डे,
विपिन चंद्र पाल, ये सभी वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके अलावा शंकरन नायर के बारे में आपको याद होगा कि ये इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। तो शंकरन नायर, इन सब ने कांग्रेस से यहाँ पर किनारा कर लिया, अर्थात कांग्रेस को छोड़ दिया। पर गांधी का आंदोलन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचा। गांधी ने यहाँ पर नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज्य। आपको ध्यान रखना है, 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया। हालांकि ये बात सफल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा पूरी क्षमता से हम लोग जुटेंगे तो 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी महात्मा गांधी का नारा आपको याद रखना है। अब देखिए असहयोग आंदोलन में क्या घटनाक्रम रहा। यहाँ पर एक प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के द्वारा ये तय किया गया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार को आप असहयोग करेंगे। देखिए इस पूरी योजना में कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम थे, कौन से प्रोग्राम नहीं थे इनके। तो देखिए शिक्षण संस्थाओं का विरोध, ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का विरोध, इसके अलावा ब्रिटिश विधान सभाओं या विधानमंडलों में नहीं जाने का निर्णय, अर्थात वहाँ पर भी विरोध, चुनाव में भाग ना लेने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस बात से काफ़ी लोग नाराज़ थे, मुख्य रूप से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और यही पृष्ठभूमि आगे जाकर स्वराज्य पार्टी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगी। तो विधानसभाओं या विधानमंडलों में प्रवेश न लेना, अर्थात चुनाव न लड़ना, ये यहाँ पर निर्णय लिया गया। जो विदेशी न्याय व्यवस्था है, न्यायालय हैं, उनका विरोध यहाँ पर किया गया, अर्थात खुद के पंच निर्णय पर ज़्यादा विश्वास किया जाएगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और जब आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो मुख्य रूप से सूती वस्त्र बनाने के लिए आपको चरखा कार्यक्रम यहाँ पर चलाना होगा। तो चरखे को प्रोत्साहन और चरखे के माध्यम से कपड़ा निर्माण के लिए विशेष प्रयास यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर था अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का या छुआछूत का विरोध भी इनके प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या प्लानिंग में था, क्या नहीं था, तो इसको हम छोड़ देते। तो छुआछूत का यहाँ पर विरोध महात्मा गांधी के पहले ही आंदोलन से शुरू हो जाता है। अस्पृश्यता का अंत करने की कोशिश की जाएगी, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा और समाहित रूप से पूरा भारत इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस तरह की कोशिश निश्चित रूप से की जाने लगी। इसके अलावा एक संदर्भ और कि विदेशी उपाधियों का भी यहाँ पर परित्याग करने की बात की गई और इसी के तहत महात्मा गांधी ने अपनी कुछ उपाधियाँ लौटा दी। केसर हिंद लौटा दी इन्होंने, जूलू युद्ध पदक जो इन्हें दक्षिणी अफ्रीका में प्राप्त हुआ, बोअर पदक, ये सब महात्मा गांधी ने यहाँ पर लौटा दिए। ये भी इन्हें वहीं प्राप्त हुआ था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये दोनों, ये और केसर हिंद, ये सब महात्मा गांधी ने लौटा दिए। इसके अलावा जमना लाल बजाज जो थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जमना लाल बजाज, इन्हें महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। इन जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र माने जाते हैं जमना लाल बजाज, और इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। तो इन उपाधियों को लौटाए जाने का संदर्भ भी असहयोग आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। पर ये महात्मा गांधी की जो टोटल पॉलिसीज़ हैं, इससे सब लोग सहमत हो जाएं, ये संभव नहीं है। और आपको बताएं, जिस व्यक्तित्व ने इन्हें महात्मा कहा, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, इन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया। इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के विदेशी वस्तुओं के दहन के कार्यक्रम का विरोध किस महापुरुष ने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। तो ये लोग सहमत नहीं है, पर फिर भी महात्मा गांधी का ये आंदोलन बहुत अधिक विकसित हुआ। और यदि मैं ये कहूँ कि गांधी के 3 आंदोलन में से सबसे प्रभावी आंदोलन यही था,
तो इसमें कोई विशेष संशय वाली बात नहीं रहेगी। तो आंदोलन आगे बढ़ता चला गया और इस सारी कहानी में एक कांग्रेस की कार्य समिति बना दी गई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 15 सदस्यीय एक कांग्रेस कमेटी बना दी गई और सारे के सारे निर्णय जो है इस कमेटी के माध्यम से लिए जाने लगे। ठीक है, आंदोलन अपने चरम पर था और उस बीच कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो गई और वो आंदोलन जो है वो समाप्त कर देना पड़ा। उसकी बातचीत हम नेक्स्ट पेज में करने वाले हैं, नेक्स्ट बार जब लिखेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आप देखिए इस समय भारत की अन्य स्थितियों को एक बार देख लेते हैं कि इस समय और क्या चल रहा है। तो यहाँ आपको बताएं 1920 की एक महत्वपूर्ण घटना को यहाँ मैं शामिल करने जा रहा हूँ। देखिए 1920 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1920 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या होता है? अखिल भारतीय या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय साम्यवादी पार्टी या दल की स्थापना हुई 1920 में। और ये किसने की? तो मानवेंद्र नाथ राय ने। एम.एन. रॉय ने की। और एम.एन. रॉय जो थे वो साम्यवाद के प्रबल समर्थक यहाँ दिखाई देते हैं। और इस समर्थन में इनका मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, वो भी आपको जान लेना चाहिए, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो मानवेंद्र नाथ राय जो थे वो साम्यवाद के बड़े प्रबल समर्थक थे। और इस समय अगर आप परिदृश्य में देखेंगे तो 1917 में रूस की क्रांति हुई, रूस की बोल्शेविक क्रांति। हम लोगों को पता है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। और इसका जो मुख्य सूत्रधार थे वो लेनिन थे। तो मानवेंद्र नाथ राय सहित कुछ ऐसे लोगों ने जो साम्यवाद से प्रभावित थे, इन्होंने रूस की यात्राएं की और वहाँ पर जो सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ, सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। और भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ आप लोग जानते हैं कि साम्यवाद का मुख्य ध्येय जो होता है वो निम्न वर्ग को अधिकार दिलाने से संबंधित होता है, वर्ग संघर्ष का समर्थन किया जाता है। तो उस सारी गतिविधियों को स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की गई सबसे पहले। और अगर हम इसी क्रम को आगे देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों में भी, बम्बई में भी और क्षेत्रों में भी इस तरह की कम्युनिस्ट पार्टीज़ की स्थापना हुई। और इसी से प्रभावित होकर, इसी विचारधारा से प्रभावित होकर भगत सिंह जैसे कुछ महापुरुष क्रांतिकारी जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पैर रखेंगे और उन्होंने अपने इस तरह के दल स्थापित किए, ऐसे क्रांतिकारी संगठन बनाए, जैसे HRA बना, HSRA बना। तो उस तरह के संगठन बनाए और उसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का पुरजोर विरोध किया। तो आपको यहाँ पर 1920 का ये संदर्भ जरूर याद रखना है कि पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई और इसका अटैचमेंट जो है क्रांतिकारी संगठनों से है, इसलिए यहाँ पर इसका डिस्कशन जरूरी था। अब देखिए 1920 में ये हुआ, इसी के साथ 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। मैं यहाँ पर क्रम को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1921 में नवंबर के महीने में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई और इस भारत यात्रा का बहुत विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि जब भी कोई राजकुमार या वायसराय आते थे तो उनके स्वागत के लिए दरबार आयोजित होते थे, उनके लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था और भारतीयों की दुर्दशा के बीच में उस तरह के पैसे का दुरुपयोग करना भारतीयों को बिल्कुल भी उचित नहीं लगता था। तो इस वजह से प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया गया और ये यात्रा कब हुई? 1921 में। यहीं पर एक और संदर्भ मैं आपको ऐड कर दूं, 1921 में एक विद्रोह हुआ मालाबार तट पर। मालाबार तट कहाँ पर है? केरल के क्षेत्र में। ये है मोपला विद्रोह। और ये मोपला विद्रोह क्या था आपको बताएं?
ये एक सांप्रदायिक दंगा है, अपने आप में मोपला विद्रोह एक सांप्रदायिक दंगा है जहाँ पर मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन किया गया और इसका बड़ा सांप्रदायिक स्वरूप निकल कर आया, इस तरह का कि दो संप्रदायों में, हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पर आपको संघर्ष दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि इसके कंपैरेटिवली असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ मोपला विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों की आपस में कटुता दिखाई देती है। तो ये भी 1921 की घटना मालाबार तट पर बहुत महत्वपूर्ण स्वीकार की जाती है, तो ये भी अपने नोट्स में हमको शामिल कर लेना है। और अब लौट चलते हैं उस असहयोग आंदोलन पे जो जारी था। इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई। हमने आपको बताया था कि स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग भारतीय इतिहास में, जो स्वराज्य शब्द का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रथम प्रयोग माना जाता है वो दयानंद सरस्वती का माना जाता है। और उस शब्द का राजनीतिक स्वरूप में प्रयोग करना या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग करना तो वो किया है बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पर तिलक की मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पर तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया असहयोग आंदोलन की फंडिंग के लिए, पैसे के लिए। और इसमें बहुत लोगों ने पैसा दिया, करोड़ों रुपए यहाँ पर इकट्ठे किए गए। ठीक है, अब महात्मा गांधी से बहुत सारे लोग नाराज़ थे, हमने आपको बता दिया। उनकी पॉलिसीज से काफ़ी लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग भी यहाँ पर नाराज़ हैं। आपको बता दें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कांग्रेस के मुख्य प्रणेताओं में माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर नाराज़ हैं और उन्होंने भी अपना एक संगठन बना लिया। हालांकि इसके बाद उनका कोई विशेष अस्तित्व और महत्व रह नहीं गया, पर उन्होंने जो संगठन बनाया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये एक संगठन बनाया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था, पूरे भारत में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा था। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई और उस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। उस घटना का जिक्र यहाँ पर किया जाना अनिवार्य है। आपको बताएं, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, फैक्चुअल पूछा जाता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा एक छोटा सा गांव है, उस स्थान पर क्रुद्ध भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। वहाँ पर गांव वालों से पुलिस वालों की कहीं कोई कहा सुनी हो गई और उस कहा सुनी के बाद गांव वालों ने पुलिस थाने को घेर लिया और जो भी वहां से निकलने की भी कोशिश कर रहा था आग में से, तो उसको वापस आग में डाल दिया। तो इस तरह से एक विभत्सकारी स्वरूप देखने को मिला असहयोग आंदोलन का और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई 1922 की इस घटना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा प्रोग्राम अहिंसात्मक था और ऐसे में हिंसा की इस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बीच में ही रोकने का, बीच में ही ड्रॉप करने का निर्णय ले लिया। और आपको बताएं, इसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। जो आपको बताया था 15 सदस्यीय एक कार्य समिति बना दी गई थी। उस बैठक में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रद्द करने का, स्थगित करने का निर्णय लिया और इस तरह से ये असहयोग आंदोलन, जो भारत का संभवतः सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे व्यापक प्रभावी आंदोलन था, वो यहाँ पर रुक गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब महात्मा गांधी कि इस तरह के निर्णय से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत सारे लोग इससे बहुत नाराज़ हैं। आपको बता दें, बहुत सारे लोग बहुत नाराज़ हैं और उस नाराज़गी में 1-2 परिभाषाएं यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय आंदोलन अपने पराकाष्ठा पर था, अपने मैक्सिमम पर था, उस समय इस तरह का निर्णय लिए जाना, इस तरह का डिसीजन लिया जाना एक राष्ट्रीय आपत्ति के समान है, मूर्खतापूर्ण निर्णय है और हम इसके साथ नहीं हैं।
किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो उसकी सज़ा हिमालय के किसी गांव को नहीं दी जानी चाहिए। कन्याकुमारी के किसी गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो उसकी सज़ा हिमालय के किसी गांव को नहीं दी जानी चाहिए। इसका मतलब उनका कहना ये है कि जिस क्षेत्र विशेष में ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया वहीं पर इसे रद्द किया जाना चाहिए था। पूरे भारत में इसे समाप्त घोषित करना कहीं भी उचित नहीं था, क्योंकि इतने बड़े भारत में हिंसात्मक घटनाएं निश्चित रूप से होंगी और आप आंदोलन कर ही नहीं सकते अहिंसा के दम पर। तो यहाँ पर इनका कहना है कि उस क्षेत्र विशेष में ही आंदोलन को कैंसिल किया जाना चाहिए था। तो ये नाराज़गी आप समझ रहे हैं, परंतु जो भी है महात्मा गांधी अडिग थे अपनी बात पर। उन्होंने असहयोग आंदोलन को यहाँ पर समाप्त घोषित कर दिया और जब उन्होंने इसे समाप्त घोषित कर दिया तो फिर अंग्रेज़ों ने दमन की नीति अपनाई और दमन की नीति के तहत लगभग सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी में सबसे प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे मोहम्मद अली। सबसे पहले व्यक्ति ये माने जाते हैं, सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख नेता जो गिरफ्तार किए गए वो मोहम्मद अली थे। उसके बाद गांधी जी का भी नंबर आ गया और गांधी जी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, ये पूछा जाता है आप ध्यान रखेंगे, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। और 6 वर्ष की सज़ा गांधी पूरी नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो था स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उन्हें पहले ही छोड़ दिया गया। 1924 में ही इन्हें रिलीज़ कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, जहां पर 1924 में ही इन्होंने, आप जानते हैं, कांग्रेस की एकमात्र बार अध्यक्षता भी की अधिवेशन में। तो इस तरह से महात्मा गांधी सहित मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो इतना बड़ा कार्यक्रम था असहयोग का, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, शिक्षण संस्थान बने, काशी विद्यापीठ बनी, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, उसके अलावा महाराष्ट्र विद्यापीठ, उसके अलावा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, ये सारे मतलब राष्ट्रीय संस्थान बने, संस्थाएं बनी इस तरह की। तो इन सब का जो एक प्रयास था कि भारत में भारतीयकरण को बढ़ावा दिया जाए, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था लोगों को लगता था कि हम जीत जाएंगे। और आपको बताएं, ब्रिटिश राइटर्स ने बार बार लिखा है कि यदि महात्मा गांधी वहाँ कैंसिल ना करते तो शायद हमें भारत छोड़ देना पड़ता, क्योंकि ये आंदोलन इतना प्रभावी था। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब असहयोग हो गया, अर्थात जब अंग्रेज़ों के व्यापार पर, उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधियों पर कुठाराघात कर दिया गया, तो बहुत संभावना थी कि वहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिल जाती। अब यूँ कह नहीं सकते कि मिल ही जाती, एक संभावना बनती थी, परंतु गांधी ने अपने आदर्शों के लिए इस आंदोलन को समाप्त घोषित किया। वो सही था या गलत था, इसका पैमाना दोनों तरह का हो सकता है, पर फिर भी हमें आपको केवल ये डिस्क्राइब करना है कि कुछ लोगों का मत था कि अगर ये आंदोलन कुछ और दिन चलता तो अंग्रेज़ों के लिए भारत में रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो पहले विश्व युद्ध से पहले ही बहुत कमज़ोर स्थिति में थे और वो ज़्यादा दबाव को शायद झेल नहीं पाते। जो भी था, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन एक नई जागृति लेकर आया, एक संगठन लेकर आया, भारतीयों को एक साथ चलना सिखाया और आगे के आंदोलन और व्यूह रचना का एक पहला प्रमाण प्रस्तुत हुआ कि हाँ, इस तरह से पूरा देश भी किसी आंदोलन में सम्मिलित हो सकता है और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी बातचीत असहयोग आंदोलन के बारे में। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।